स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रायल में। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम ट्रायल आपके लिए एक एजुकेशनल सीरीज ट्रायल एग्जाम का लेकर आया है। ट्रायल एग्जाम का उद्देश्य आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना नहीं है, बल्कि आप सभी को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जिस पर आप सभी अपने विभिन्न विषयों की अर्जित तैयारी का हमारे माध्यम से सम आकलन कर सकें। दोस्तों, एग्जाम ट्रायल का ये एजुकेशनल सीरीज ट्रायल एग्जाम का बेहतरीन संस्थाओं और अनुभवी अध्यापकों के द्वारा तैयार की गई टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को अपनी सीरीज में शामिल करता है और उस सीरीज के माध्यम से आपको अपनी तैयार की गई विषय वस्तु का ट्रायल आपके लिए लेकर आता है। और इसी कड़ी में आज हमारा जनरल साइंस बेस आधारित ये सीरीज 30 क्वेश्चनों की हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी हमें, फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए अब समय को ज़्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज को। और आज के 30 क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस से संबंधित हैं हम लोग सोल्व करेंगे। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम प्रश्नों और उनके विकल्पों के माध्यम से संबंधित प्रकरण को ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सीरीज जनरल साइंस से संबंधित। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब ने विद्युत डायनामो की खोज की। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी अल्फ्रेडो वोल्टा, ऑप्शन सी माइकल फेराडे, ऑप्शन डी थॉमस एडिसन। आपको बताना है कि विद्युत डायनामो की खोज 1831 में किसने की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन, अल्फ्रेडो वोल्टा, माइकल फेराडे, थॉमस एडिसन। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब। और सही जवाब है माइकल फेराडे। जी हाँ, माइकल फेराडे ने विद्युत डायनामो की खोज की थी। और अगर हम बात करें बेंजामिन फ्रैंकलिन की, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी कोलार्ड ग्रीन्स, ऑप्शन सी अंजीर, ऑप्शन डी गाजर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, अंजीर और फिर गाजर। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर। और आपका आंसर है गाजर। जी हाँ दोस्तों, गाजर में कैल्शियम की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। सबसे कम से आशय है कि पनीर में जा सबसे ज्यादा प्रति 100 ग्राम 721 भाग पाया जाता है, वहीं अंजीर में प्रति 100 ग्राम 35 भाग। तो गाजर में सबसे कम पाया जाता है, अतः गाजर कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। ऑप्शन ए न्यूट्रल निष्पक्ष, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी एसिड तेजाब, ऑप्शन डी आयन। आपको बताना है कि यदि पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा।
उम्मीद है कि आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है एसिड तेजाब। हाँ दोस्तों, पीएच मान की अगर जब हम गणना करते हैं तो पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है, और जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं, और जिन विलयनों का मान 7 से अधिक होता है उन्हें अक्षारीय कहा जाता है। तो पीएच मान 7 से कम की बात की गई है, तो 7 से कम होते हैं अम्लीय, और अम्लीय के अंतर्गत ही आता है एसिड तेजाब। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, एसिड तेजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोडलिंग, ऑप्शन बी गोसलिंग, ऑप्शन सी फिंगरलिंग, ऑप्शन डी हैचलिंग। आपको बताना है कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। और अगर हम बात करें कोडलिंग की, तो कोडलिंग कीट के बच्चे को कहा जाता है, और गोसलिंग हंस के बच्चे को कहा जाता है, और वहीं फिंगरलिंग, आप सब जानते हैं कि फिंगरलिंग छोटी मछली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? आपको बताना है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? ऑप्शन ए, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन बी, यह अपवर्तन की वजह से होता है। ऑप्शन सी, यह प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है। ऑप्शन डी, यह लंबन पैरालैक्स त्रुटि की वजह से होता है। आपको बताना है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब क्या है, और सही जवाब है कपड़ा लाल रंग के तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। इसकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग का परावर्तित नहीं करती, वह वस्तु काली ही दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, ऑप्शन ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है। ऑप्शन बी, सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। ऑप्शन सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ऑप्शन डी, न तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न ही एक सार्वभौमिक दाता है। आपको बताना है कि ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति इनमें से किस ऑप्शन का पूर्ण रूप से पालन कर सकता है। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है कि किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ऑप्शन सी, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें रक्त वर्ग की, तो रक्त समूह ए बी को यूनिवर्सल रेसिप्टर कहा जाता है, यानी कि सर्वग्राह्यता कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। अगर हम बात करें रक्त समूह ओ की, तो ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटीजन पाया जाता है। अतः ए बी रक्त वाला वर्ग वाला एक व्यक्ति
किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट। आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। उम्मीद है कि आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब क्या है। और आपका सही जवाब है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक माना जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को, और यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है जो कि जल को शुद्ध करने, क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन जैसी गैसों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को कहा जाता है। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी दृष्टि वैषम्य, ऑप्शन सी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन डी दृष्टिपटल विकृति। आपको बताना है कि जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को कहा जाता है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब। और आपका सही जवाब है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। और दोस्तों, इसके निवारण के लिए हम जिस लेंस का प्रयोग करते हैं उसे अवतल लेंस कहा जाता है। यानी कि हम निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को होता है तो वो जो गूगल्स चश्मे पहनता है उनमें जो लेंस लगा होता है वो अवतल लेंस होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। आपको बताना है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब। और आपका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, माचिस की तिलियों में होता है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम। आपको बताना है कि माचिस की तिलियों में निम्न में से कौन सा होता है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब। और आपका सही जवाब है फास्फोरस। जी हाँ, माचिस की तिलियों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और फास्फोरस के साथ साथ इसमें फास्फोरस डाइसल्फाइड का प्रयोग भी किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ एक खास बात याद रखने की है कि माचिस की तीली में जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वो चीड़ की लकड़ी होती है, चीड़ की लकड़ी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ब्लैंक में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसमें विटामिन डी की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए बिनोला यानी कि कॉटन सीड का तेल, बिनोले का तेल, ऑप्शन बी जैतून का तेल, ऑप्शन सी कार्ड लीवर तेल या फिर जिसे हम मछली का तेल भी कहते हैं, और ऑप्शन डी सूरजमुखी का तेल।
आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से किस में सबसे अधिक विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। बिनोला, जैतून का तेल, कॉड लिवर तेल और सूरजमुखी का तेल। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब। और सही जवाब है कॉड लिवर तेल, यानी कि मछली का तेल। और मछली के तेल में विटामिन डी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चेचक, चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? वेस्ट नाइल, वेरिसेला, हर्पस सिम्प्लेक्स या राइनो वायरस। आपको बताना है कि चिकन पॉक्स नामक बीमारी किस वायरस के कारण होती है। आपके ऑप्शन वेस्ट नाइल, वेरिसेला, हर्पस सिम्प्लेक्स या राइनो वायरस। उम्मीद है कि आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं सही जवाब। और सही जवाब है वेरिसेला, यानी कि चिकन पॉक्स जो वायरस, जो चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है, ये वेरिसेला वायरस के कारण होती है। और यह एक विषाणु जनित संक्रामक रोग होता है। इसके लक्षणों में आपको तेज बुखार, पीड़ा, जलन, बेचैनी और सबसे मेन लक्षण इसका होता है कि संपूर्ण शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। और इसमें ध्यान देने योग्य ये बात होती है कि इसका संचरण वायु द्वारा, यानी कि हमारे छींक और खांसी के द्वारा भी होता है। तो अब आप जान गए कि चेचक वेरिसिला वायरस के कारण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पानी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? कांच, कागज, तांबा या फिर पानी। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं सही जवाब। और सही जवाब है तांबा। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है, उन्हें सुचालक कहा जाता है। और जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता, उन्हें कुचालक कहा जाता है। सुचालक की अगर हम बात करें तो सुचालकों में जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। और कुचालकों की बात करें तो लकड़ी, रबड़, कागज आदि होते हैं विद्युत के कुचालक। तो विद्युत के सुचालक और विद्युत के कुचालक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है कि नीचे दी गई गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन डी ओजोन और मीथेन। नीचे दी गई गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? उम्मीद है दोस्तों आपने अपना आंसर गैस करके लिख लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब। और मुझे लगता है कि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, तो सही जवाब होंगे दो, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जो प्रश्न आप पढ़ रहे थे, इसके दो ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। दो ऑप्शन के अंतर्गत आता है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें पृथ्वी पर ग्रीन हाउस के प्रभाव का कारण हैं।
तो हमारा आंसर हो जाता है आंसर ए और सी, यानी कि आपके दोनों ही विकल्प सही हैं और हमारा आंसर है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? आपको बताना है कि नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। नीचे लिखी चार गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो चलिए, उम्मीद है कि आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। तो देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है हाइड्रोजन। हाँ दोस्तों, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर हम बात करें और ग्रीन हाउस गैसों की, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन सभी को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉड्स, एकिनोडर्म्स, एनेलिड्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉड्स, एकिनोडर्म्स, एनेलिड्स। तो दोस्तों आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, जबकि एंथ्रोपॉड्स, एकिनोडर्म्स, एनेलिड्स एक कोशिकीय जीव नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इयान फ्लेमिंग, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपको बताना है कि पेनिसिलिन का आविष्कार करने वाला इनमें से कौन है? इयान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उम्मीद है दोस्तों आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और आपका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जी हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और अगर हम बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग की, तो स्टीफन हॉकिंग एक प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी हैं। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये बहुत ही मेन आदमी है जिन्होंने किया था टेलीफोन का आविष्कार, जिसे हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में आज इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन इन्होंने आविष्कार किया था टेलीफोन का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और पेनिसिलिन की खोज की जब हम बात कर रहे हैं, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? प्रोपेन, इथेन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। इनमें से कौन सी एक मार्स गैस है? आपको बताना है कि नीचे दी गई चार गैसों में से किस एक गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। तो उम्मीद है कि आपने गैस कर लिया होगा। बहुत छोटे छोटे से शब्द हैं। तो चलिए देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। और मीथेन की अगर हम बात करें, तो मीथेन हमें दलदले स्थानों पर और सड़े हुए पेड़ पौधों से प्राप्त होती है।
तो और इसे प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। प्रयोगशाला में एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से व्यापारिक स्तर पर मीथेन को प्राप्त किया जाता है। यानी कि जब हम व्यापार करने के बिजनेस के उद्देश्य से मीथेन की प्राप्ति करते हैं तो एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराने से हमें मीथेन गैस की प्राप्ति होती है और मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। और मीथेन हमें दलदले स्थान, सड़े हुए पेड़ पौधों से प्राप्त की जाती है और यह है मीथेन धान के खेतों में भी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। टीबिया, ऑप्शन बी ट्रेपिजियम, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी फीमर यानी कि जांग की हड्डी। आपको बताना है कि कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। टीबिया, ट्रेपिजियम, स्टेपीज या फिर फीमर। फीमर जिसे कि हम जांग की हड्डी कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सबने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब और आपका सही जवाब है स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और यह हड्डी कान की हड्डी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी उसके कान की हड्डी जिसे स्टेपीज कहा जाता है वही होती है। और अगर हम बात करें सबसे बड़ी हड्डी की तो मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी को फीमर कहा जाता है। फीमर मतलब जांग की हड्डी। और सबसे मजबूत हड्डी की अगर हम बात करें तो सबसे मजबूत हड्डी मानव शरीर में होती है उसके जबड़े की हड्डी। और सबसे छोटी आप पता कर चुके हैं कि कान की हड्डी स्टेपीज होती है। और अगर कभी कभी बात आ जाती है सबसे बड़ी ग्रंथि की तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को कहा जाता है। लीवर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। धीरे धीरे ये आया। चलिए, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। दोस्तों जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें उसके बारे में बहुत बारीकी से पता होना चाहिए। कई बार ऑप्शन में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जो आपको 1 नंबर पर नहीं 2 नंबर पर मिलते हैं, लेकिन आंसर आपको वही चूज करना होता है जो आपके ऑप्शन में दिया जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में है अभ्रक मीका किस राज्य में बहुतायत पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। उम्मीद है कि आपने बात के बीच में ही अपना आंसर गैस भी कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब। और आपका सही जवाब है बिहार यानी कि ऑप्शन सी। और दोस्तों यहां हम एक बात क्लियर कर देते हैं इस प्रश्न के साथ कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और बिहार में इसका भंडारण लगभग 22%, राजस्थान में 8% तथा झारखंड में अभ्रक का भंडारण 3% है। और सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक भंडारण आंध्र प्रदेश में 67% पाया जाता है। लेकिन चूंकि हमारे ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं था, बिहार था, तो दिए गए राज्यों में बिहार ही हमारा आंसर हो जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूं कि आंध्र प्रदेश में अभ्रक का भंडारण लगभग 67% होता है। 67% पाया जाता है। यह है 67%। और बिहार में इसका भंडारण लगभग 22% है। लेकिन चूंकि हमारे ऑप्शन में बिहार दिया हुआ था, अतः हम बात करेंगे ऑप्शन के बिहार की और हमारा ऑप्शन हो जाता है बिहार 22%। यही हमारा यहाँ ऑप्शन होगा। यही मैं कह रहा था कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी गहराई तक उसकी समझ होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन हमें देता है वो इस तरीके से देता है कि हम कंफ्यूज हो जाएं और गलत आंसर करके आए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी नाभिक। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, सेल, ऑर्गन, टिश्यू या न्यूक्लियस। आपको बताना है कि जीवन की मूलभूत इकाई इनमें से क्या है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं सही जवाब। और सही जवाब है कोशिका, सेल जिसे हम कहते हैं। ये जीवन की एक मूलभूत इकाई होती है और सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? बड़ा ही चलिए, ए 19 किलोग्राम, ऑप्शन बी 760 किलोग्राम, ऑप्शन सी 10 किलोग्राम और ऑप्शन डी 14.3 किलोग्राम। आपको बताना है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? दोस्तों, आप जानते होंगे कि बुध जो होता है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है और इसी सबसे छोटे ग्रह की बात की गई है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका वजन यदि 38 किलो है तो जब आप बुध ग्रह पर पहुंच जाएंगे तो आपका वजन कितना होगा? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब। और आपका सही जवाब है 14.3 किलोग्राम। जी हाँ, अगर पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन 14 पॉइंट किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% होता है। क्योंकि बुध ग्रह पर क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो पृथ्वी का 38% है, इसलिए यदि आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर जाने के बाद आपका वजन 14.3 किलोग्राम हो जाएगा। और बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसके पास अपना कोई उपग्रह भी नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मंगलयान कहां से लॉन्च किया था? आपको बताना है कि मंगलयान को कहां से लॉन्च किया गया था। ऑर्बिटर मिशन को। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी ट्राम्बे, ऑप्शन डी गोपालपुर समुद्र पर। आपको बताना है कि मंगलयान जो हमारा था, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसे कहां से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी ट्राम्बे, ऑप्शन डी गोपालपुर समुद्र पर। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब। और सही जवाब है श्रीहरिकोटा। जी हाँ, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का प्रथम मंगल अभियान था और इसे नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में जो स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहां से लॉन्च किया गया था। और किया गया था 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विश्व तंबाकू निषेध नो टोबैको दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन सी 1 जून और ऑप्शन डी 30 जून। आपको बताना है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। उम्मीद है आप सभी ने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब। और सही जवाब है 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पुस्तक
अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी वी वी गिरी। आपको बताना है कि अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम और या फिर वी वी गिरी। उम्मीद है आप सबने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। जी हाँ, अगर हम बात करें विंग्स ऑफ फायर की, तो विंग्स ऑफ फायर को हम कह सकते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है एपीजे कलाम की, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, ये इन्हीं की आत्मकथा है जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। तो अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी, और ए पी जे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शब्दों के चार जोड़े दिए गए हैं, चार जोड़ दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को ज्ञात करें। आपको चार जोड़े दिए गए, चलिए देखते हैं क्या है चार जोड़े। ऑप्शन ए 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 मई विश्व चिड़िया दिवस। जी हाँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक जोड़ा बिल्कुल सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, मैं भी देखता हूं आपके साथ। तो 5 जून की अगर हम बात करें तो वास्तव में 5 जून बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। और अगर हम बात करें सी की, सी है 22 मार्च विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं डी 22 मई की, तो मुझे नहीं लगता कि 22 मई सही है, क्योंकि 22 मई को विश्व चिड़िया दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें विश्व चिड़िया दिवस, जिसे हम गोरैया दिवस भी कहते हैं, यह 20 मार्च को मनाया जाता है। अतः हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाता है। चलिए अब शो करते हैं इसका आंसर, क्योंकि मैंने भी देखा आपके साथ। तो सही जवाब है डी 22 मई जैव विविधता दिवस, बिल्कुल सही। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस या हम उसे विश्व चिड़िया दिवस भी कह सकते हैं, मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यूएनओ का मुख्यालय कहां है? चलिए, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी वीना। आपको बताना है यूएनओ का मुख्यालय। तो उम्मीद है बहुत छोटा सा प्रश्न था, आपने गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं आपका सही जवाब, और आपका सही जवाब है न्यूयॉर्क। जी हाँ, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र में इस समय 193 193 देशों का एक समूह बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लाइफ ऑन माय टर्म्स किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए शरद पवार, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। आपको बताना है कि लाइफ ऑन माय टर्म्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा कि लाइफ ऑन माय टर्म्स किसकी आत्मकथा है। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और आपका सही जवाब है शरद पवार।
लाइफ ऑन माय टर्म्स शरद पवार की आत्मकथा है। और शरद पवार एक प्रसिद्ध मराठा नेता हैं जिन्होंने अपने 50 साल के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के अपने अनुभव को अपनी ऑटोबायोग्राफी लाइफ ऑन माय टर्म्स में लिखा है। लाइफ ऑन माय टर्म्स, मराठा नेता शरद पवार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? ऑप्शन ए, स्वच्छ भारत उपकार लगाने और राजस्व अर्जित करने के लिए। ऑप्शन बी, मशहूर हस्तियों से सड़कों की सफाई कराने के लिए। ऑप्शन सी, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। ऑप्शन डी, अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा करने के लिए। आपको बताना है स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है। उम्मीद है आप गैस कर रहे होंगे, चलिए अभी करिए। तो उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब। और सही जवाब है भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए है। और इस अभियान को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था, जो कि भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए एक रणनीति के तहत एक योजना का क्रियान्वयन किया गया था। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ऑप्शन बी, मैडम कामा। ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया। और ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी। आपको बताना है वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, और वही डिजाइन जो कि आज भी चलता है। तो देखते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर क्या है। और आपका सही आंसर है पिंगली वेंकैया। जी हाँ, पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को अस्तित्व में आया था। और इसकी लंबाई चौड़ाई के अगर अनुपात की बात करें तो 3:2 है, और इसके बीच में 24 तीलियों वाला एक चक्र भी मौजूद है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। और दोस्तों, आपके आज के 30 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आज के 30 क्वेश्चन पूरे हुए, जनरल साइंस से संबंधित थे। दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बात कह रहा हूं कि एग्जाम ट्रायल का जो एजुकेशनल सीरीज, या कहें कि एक गेम शो के माध्यम से हम ट्रायल एग्जाम का लेकर आते हैं। ट्रायल एग्जाम का उद्देश्य है आपकी विभिन्न विषयों की अर्जित तैयारी को अपने एक एपिसोड के माध्यम से आकलन कराना है, ताकि आप अपनी अर्जित तैयारी का आकलन कर सकें कि आपकी तैयारी किस दिशा में कितनी बढ़ रही है। हम आपके लिए नए नए 30 क्वेश्चन ऐसे लेकर आते हैं। हम आपसे बात करते हैं, अगर हम बात करें अपने टेस्ट सीरीज के विषयों की, तो आगे आने वाली सीरीज के विषयों में हमारे होंगे भारत के प्राकृतिक क्षेत्र, बनावट एवं स्थिति, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत का इतिहास, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान से संबंधित हम इस सीरीज में क्वेश्चन को लेकर आते हैं। आगे से जो भी आपको सीरीज मिलेगी वो किसी एक सब्जेक्ट के बेस पर आधारित रहेगी। जैसे कि आज की सीरीज जनरल साइंस पर आधारित थी, और हमने लगभग 30 में से 25 प्रश्न आपसे जनरल साइंस से संबंधित पूछे। ये 25 प्रश्न अगर इनकी बात करें तो ये बेहतरीन संस्थाओं और अनुभवी अध्यापकों के द्वारा तैयार की गई टेस्ट सीरीज से लिए गए थे। और आगे भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम ऐसे अच्छे से अच्छे कंटेंट के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज की 5 को यहीं समाप्त करते हुए आपसे आशा करते हैं कि हम
सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घरों में रहें। इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।